Hello everyone, welcome to Study Miles with SS. Hope so you all are fine and doing well. Okay. So आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट करेंगे आज से. इसके पहले टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने बहुत सारा करा रखा है और साथ ही साथ कम्युनिकेशन का भी करा रखा है. तो आप वो दोनों भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट तो नहीं होते बट उनके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं. So don't miss all those series which I have made you complete in my playlist. So playlist में जाके देख लेना. Okay. So start करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड पार्ट 1, जिसमें हम दिसंबर 2004, 5, जून 2006 एंड दिसंबर 2006 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना. ओके. और जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है मेरा टेलीग्राम चैनल, वो प्लीज़ चैनल ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ आपको डेली क्विजेस, PDFs, नोट्स आपको प्रोवाइड होती है और एज वेल एज पेपर 2 का भी क्विज़ वहाँ पे होता है, तो आप वो भी आप कर सकते हो. ओके. सो स्टार्ट करते हैं. एंड वन मोर थिंग कि जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए. और अगर इफ़ इन केस मेरी वीडियोस आपको भाती है, पसंद आती है, तो आगे शेयर भी करिए और लाइक भी करिए. ओके. सो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. दिसंबर 2004 पहले ईजी क्वेश्चंस आते थे, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन में. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है. डिस्कवरी सा रिसर्चेस नहीं, डिस्कवरी रिसर्चेस नहीं होते, बल्कि रिसर्चेस लीड्स टू डिस्कवरी. रिसर्च करेंगे तो उससे कोई नई चीज़ डिस्कवर करेंगे. ओके. सो सेकंड में है, दैट इज रिसर्चेस लीड्स टू डिस्कवरी. इन्वेंशन एंड रिसर्च आर रिलेटेड. नहीं, इन्वेंशन रिसर्च रिलेट नहीं होता है. इन्वेंशन में क्या करते हैं, कोई नई चीज़ हम इन्वेंट करते हैं. ठीक है. और डिस्कवरी में क्या कि ऑलरेडी वो चीज़ है कहीं, बट हम फाइंड आउट उसको करने की कोशिश करते हैं, उसको डिस्कवर करते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी. इन्वेंशन में हम कोई नई चीज़ बनाते हैं और डिस्कवरी में क्या करते हैं, ऑलरेडी वो चीज़ है बट हम उसे ढूंढते हैं, सिर्फ उसे डिस्कवर करते हैं. नन ऑफ द अबव. सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज रिसर्चेस लीड्स टू डिस्कवरी. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च. इसमें पूछ रहा है कौन सा रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इनमें से कौन सा रिसर्च की विशेषताएं नहीं हैं. रिसर्च इज सिस्टमैटिक. रिसर्च सिस्टमैटिक है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च में हमने करा रखा है कि रिसर्च क्या है, सिस्टमैटिक, दैट इज स्टेप बाय स्टेप, एक सीक्वेंस में होता है. ऐसा नहीं कि आज आप प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लो, कल आप सैम्पलिंग ले लो, परसों आप डेटा एनालाइज कर लो, ऐसा नहीं है. एक स्टेप होता है, उसी स्टेप को फॉलो करके हम रिसर्च करते हैं. रिसर्च इज़ नॉट अ प्रोसेस. रिसर्च इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड. येस, रिसर्च प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, इसमें हम प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं. रिसर्च इज़ नॉट पैसिव. ये भी सही है. रिसर्च इज़ नॉट पैसिव कह रहा मीन्स रिसर्च इज़ एक्टिव. खुद सोचो, रिसर्च जब पैसिव नहीं है तो इट मीन्स क्या है कि वो एक्टिव है, और ये रिसर्च क्या है, एक्टिव है, ये पैसिव नहीं है. तो कौन सा स्टेटमेंट बचा, ऑप्शन नंबर 2, रिसर्च इज़ नॉट अ प्रोसेस. नो, रिसर्च इज़ अ प्रोसेस. रिसर्च क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है. ओके. सो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, क्योंकि इसमें नॉट पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी विशेषताएं नहीं हैं. तो रिसर्च इज़ नॉट अ प्रोसेस, ये विशेषताएं नहीं है. रिसर्च क्या है, एक प्रोसेस है, इस वजह से ये इनकरेक्ट हो गया. ओके. नेक्स्ट, अ कॉलेज वांट्स टू गिव ट्रेनिंग इन द यूज ऑफ SPSS, दैट इज स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, टू रिसर्चर. रिसर्चर्स को कॉलेज क्या देना चाह रहा है, एक तरह का ट्रेनिंग देना चाह रहा है. किसके यूज़ में, SPSS के यूज़ में. तो इस केस में कॉलेज क्या ऑर्गेनाइज करेगा. जब हम किसी चीज़ की ट्रेनिंग की बात करते हैं, किसी स्किल के डेवलपमेंट की बात करते हैं, और उस पर्पस के लिए अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप या लेक्चर. कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, सेमिनार नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम किसी स्किल का डेवलपमेंट नहीं कर रहे. हम जस्ट आते हैं, किसी टॉपिक के बारे में एलाबोरेट करते हैं और चले जाते हैं. कॉन्फ्रेंस, सेमिनार में यही होता है
कोई एक अच्छा प्रोफेशनल कोई आएगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको सारा डिटेल देगा, आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगा एंड दैट्स इट। बट वर्कशॉप में क्या होता है, हम स्किल्स डेवलप करते हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज़ वर्कशॉप। इसमें मेनली क्या स्किल्स डेवलप किया जाता है, किसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप फर्दर उसको यूज़ कर पाओ, उसको अप्लाई कर पाओ। और लेक्चर तो मेथड एक तरह से हो गया। सो ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग में। हिस्टोरिकल मेथड किससे रिलेट करता है, पास्ट इवेंट से, सही है। सर्वे मेथड में हम क्या करते हैं, विजन, मीन्स हम जा के हम सर्वे करते हैं, सबसे पूछताछ करते हैं, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करते हैं, तो वो क्या हो गया, सर्वे, इसमें विजन। फिलोसॉफिकल मेथड एक्सेप्शनल केसेस। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, फ्यूचर एक्शन देखते हैं कि फ्यूचर में ये क्या होगा। अगर 2 वेरिएबल्स लिए हैं तो वो 2 वेरिएबल्स से जो भी मेरा रिजल्ट निकल के आया उससे फ्यूचर में मेरे लिए बेनिफिट होगा या नहीं होगा, तो हम ये चेकआउट करते हैं। तो ये सीक्वेंस सही है, करेक्ट सीक्वेंस है। हिस्टोरिकल का पास्ट इवेंट्स होगा, सर्वे मेथड का विजन, फिलोसॉफिकल मेथड एक्सेप्शनल केसेस एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड फ्यूचर एक्शन। Next, December 2005. Books and records are the primary sources of data in books and records जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है किस में, हिस्टोरिकल रिसर्च में, पार्टिसिपेटरी रिसर्च में, क्लिनिकल रिसर्च और लेबोरेटरी रिसर्च। तो इसका आंसर होगा हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में ऑलरेडी वो रिसर्च हो चुकी है, पास्ट इवेंट्स उसमें देखते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा हिस्टोरिकल रिसर्च। बुक्स एंड रिकॉर्ड्स प्राइमरी सोर्स किसका है, हिस्टोरिकल का, ओके। ऐसे प्राइमरी सोर्स अगर देखा जाए तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा में हम क्या पढ़े, जो हम खुद जाके कलेक्ट करते हैं, जैसे सर्वे हो गया, क्वेश्चनेयर हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, ये सारे क्या है मेरे प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा है। बट इसमें पूछ रहा है किस तरह के रिसर्च में, और ऑप्शन दिया अगर हिस्टोरिकल तो फिर वो होगा आंसर हिस्टोरिकल रिसर्च में, ओके। Next, which of the following statements is correct? Objectives should be pinpointed. Objectives can be written in statement or question form. Another word for problem is variable या all of the above. See, objectives क्या होता है, मेरे को एकदम क्लियरली मेरे को डिफाइन करना पड़ता है कि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव्स है। हम रिसर्च अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे मेरा क्या उद्देश्य है, क्लियर मेरे को होना चाहिए, और जिसको हम दिखा रहे हैं उसको भी क्लियर होना चाहिए। इसलिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए, पिन पॉइंटेड, ओके। नेक्स्ट है, अ सेटिस्फैक्ट्री स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव मेथड शुड नॉट पोसेस वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़। इनमें से क्या कौन सी क्वालिटी है जो क्वांटिटेटिव मेथड को सूट नहीं करती है, या क्वांटिटेटिव मेथड उस क्वालिटी को नहीं अपनाता है। एप्रोप्रिएटनेस क्वांटिटेटिव मेथड में होनी चाहिए। एप्रोप्रिएटनेस मीन्स करेक्टनेस, ठीक है, सही होना चाहिए। मेजरेबिलिटी, येस, क्वांटिटेटिव मेथड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो मेजरेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम उसे मेजर ही ना कर पाएँ, तो मेजरेबल होना चाहिए। कंपेरेबिलिटी, उसको हम कंपेयर कर पाएँ। मान लो 2 डेटा लिए हैं, ठीक है, मान लो ए है और बी है। ए में मान लो हम 15 लिए हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, 15 स्टूडेंट्स लिए, बी में मान लो 20 लिए। तो इसको अगर हम फर्दर किसी और जगह कंपेयर करना चाहें तो ये कंपेयर हो पाए कि हाँ एक में 15 है, एक में 20 है, तो हम कंपेयर कर पाएँ दोनों को, ऐसा मेरा क्वांटिटेटिव डेटा होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इसमें ही देख लो, जैसे हमने 15 लिया और 20 लिया, ठीक है। अब इसमें अगर हम इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते ना, 15 से 14 तो नहीं कर सकते, ये मेरा फिक्स्ड है, या 20 से हम 22 तो नहीं कर सकते हैं, ये भी मेरा फिक्स्ड है। तो इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए और बाकी सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 फ्लेक्सिबिलिटी। अगर यहाँ पे होता है रिजिडनेस तो ये होता करेक्ट आंसर, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है, इस वजह से ये
इनकरेक्ट होगा, क्योंकि क्वांटिटेटिव मेथड की बात की जा रही है, और क्वांटिटेटिव मेथड में हम जो भी डेटा लेंगे, जो भी नंबर के फॉर्म में होगा, तो वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। नंबर जो है एज इट इज़ वही, अगर 14 लिए हैं तो आगे कहीं भी लेंगे, उस डेटा को कहीं भी बैठाएंगे हम, तो वो 14 ही बैठाएंगे, 14 से 15 नहीं करेंगे। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ रिसर्चर। इनमें से एक है जो रिसर्चर का क्वालिटी नहीं होना चाहिए। यूनिसन with that of what he or she is in research. He or she must be of alert mind, keenness in inquiry, his or her assertion to outstrip the evidence. See, यूनिसन मतलब क्या होता है? एक तरह से यूनिटी होता है, मतलब एकाग्रता जो बोला जाता है, यूनिटी, ठीक है, यूनाइटनेस होना चाहिए कि जो भी वो रिसर्च कर रहा है, ये सही है बिल्कुल। ही और शी मस्ट बी ऑफ अलर्ट माइंड, ठीक है, अलर्ट माइंड का होना चाहिए, एकदम केयरफुल होना चाहिए कि जिस चीज़ पे वो रिसर्च कर रहा है, जो भी डेटा वो कलेक्ट कर रहा है, सैम्पलिंग कर रहा है, तो उसका दिमाग खुला होना चाहिए ताकि वो चीज़ों को समझ पाए। तो ही और शी मस्ट बी ऑफ अलर्ट माइंड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कीननेस इन इंक्वायरी, कीननेस मतलब होता है कि आप एकदम इच्छुक हो उस चीज़ में, एकदम जानने के लिए आप एकदम बेताब हो, एंग्शियस हो, कोई भी चीज़ इंक्वायरी आप कर रहे हो तो अब बहुत एंग्शियसली हो, तो ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हिज और हर एजर्शन टू आउटस्ट्रिप द एविडेंस। हिज आउटस्ट्रिप मतलब होता है कि किसी एविडेंस को हम मतलब बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं, जो एक्चुअल में जो हम लिए हैं एविडेंस, उसको हम मैनिपुलेट करके कुछ और ही दिखा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए रिसर्च में। जो भी आप कलेक्ट किए हो, आप प्रॉपर अब वही चीज़ दिखाओ एक्यूरेट, आप उसमें मैनिपुलेशन आप नहीं करो तो बेटर होगा, नहीं तो फिर वो अनएथिकल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ओके। नेक्स्ट, जून 2006, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय। रिसर्च की जो गहराई है, जो डेप्थ है, आप कैसे जज करोगे? ऑब्वियस है, आप उसके ऑब्जेक्टिव्स देख के कि उसका क्या उद्देश्य है, आखिर जो पर्सन रिसर्च कर रहा है उसका रिसर्च करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, उसके ही थ्रू आप पता लगाओगे ना कि हाँ रिसर्च कितना डेप्थ है। तो इसलिए द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट है वन ऑफ द एम्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च। साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च में इनमें से क्या एम है साइंटिफिक मेथड रिसर्च का? इम्प्रूव डेटा इंटरप्रिटेशन, एलिमिनेट स्प्यूरियस रिलेशंस, कन्फर्म ट्रायंगुलेशन, इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स। सी, ये 3 स्टेटमेंट्स तो आपके पॉजिटिव है। डेटा इंटरप्रेट को इम्प्रूव करना, ठीक है। कन्फर्म ट्रायंगुलेशन, उसको कंफर्म करना, जो भी हम डेटा लिए अगर वो मतलब मेरा जो डेटा है ट्रायंगुलेशन फॉर्म में, तो उसको कंफर्म करना। और नए नए वेरिएबल्स हम अगर ला रहे हैं तो उन वेरिएबल्स को बताना कि अगर हम अपने डेटा में वेरिएबल्स को ऐड ऑन किए हैं तो कौन कौन से वेरिएबल्स को ऐड ऑन किए हैं और किस पर्पस से किए हैं वो भी बताना। बट ये क्या सेकंड क्या है? एलिमिनेट स्पूरियस रिलेशंस। तो साइंटिफिक मेथड का जो मेन एम है वो क्या होता है कि जो भी मेरा एक तरह से स्पूरियस होता है, आपका फॉल्स रिलेशन कह सकते हो या बैड रिलेशन, तो बैड रिलेशन को आइडेंटिफाई करना और उसको हटाना, ये एम होता है साइंटिफिक मेथड रिसर्च में। जो साइंटिफिक मेथड होता है उसका क्या एम होता है? एलिमिनेट स्पूरियस रिलेशंस, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये बाकी के रिसर्च में काम आती हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, एलिमिनेट स्प्यूरियस रिलेशंस। नेक्स्ट, व्हाट डू यू कंसिडर एज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च? इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का मेन एम क्या है? टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, टू reduce emphasis of single subject in research domain, to oversimplify the problem of research, to create a new trend in research methodology। तो इसका मेन एम क्या होता है कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें एक होलिस्टिक अप्रोच हो, मीन्स उसमें सारी चीज़ें मिल के हों। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ हम छोड़ दे रहे हैं, आधी चीज़ हम ले रहे हैं, नहीं, पूरा उसमें यूनाइटनेस हो, मिल के वो सारी चीज़ें हो। क्योंकि रिसर्च में अगर आप एक वेरिएबल या 2 वेरिएबल को आप छोड़ दोगे या 2-3 स्टेप्स को आप छोड़ दोगे तो आपका रिसर्च नहीं कंप्लीट होगा। वो फिर
एप्रोप्रिएट रिसर्च नहीं कहलाएगा। एप्रोप्रिएट रिसर्च कहलाने के लिए सारे स्टेप्स को हमको सीक्वेंस वाइज फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग आया था, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, फोकस्ड इंटरव्यूज, क्लिनिकल इंटरव्यूज। सी, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में क्या होता है कि कोई चीज़ ऑलरेडी स्ट्रक्चर में है। अगर आप इसको अलग करके भी देखो, स्ट्रक्चर्ड का मतलब कोई चीज़ क्या है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर स्टेप में है, स्ट्रक्चर में है। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ क्या होगा कि प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस, मीन्स क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी पहले से ही डिटरमाइन कर दिए गए हैं, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में है वो। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ क्या होता है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कभी कोई क्वेश्चन पहले आ रहा है, कभी कोई क्वेश्चन पहले आ रहा है, ठीक है। इंटरव्यू जब इंटरव्यू लेगा, कभी आपसे कुछ पूछ दिया, कभी आपसे कुछ पूछ दिया। लाइक सपोज जैसे 5 क्वेश्चन पूछना है, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, A B C D एंड E। स्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, एक सीक्वेंस में होगा, पहले वो A पूछेगा, B पूछेगा, C पूछेगा, D पूछेगा, देन E पूछेगा। बट अगर अनस्ट्रक्चर्ड की बात की जाए तो कहो A पूछते, A के बाद सीधे E, E के बाद C, C के बाद B, ऐसे पूछते। तो ये होता है मेरा अनस्ट्रक्चर्ड और ये होता है मेरा स्ट्रक्चर्ड। तो इसमें क्या, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी भी हम कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं। बट स्ट्रक्चर्ड में क्या है, ऑलरेडी वो चीज़ फिक्स्ड है मेरी। इसलिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। फोकस्ड इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, अटेंशन ऑन द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। फोकस्ड इंटरव्यूज़ का ऑप्शन 2 होगा, दैट इज़ अटेंशन ऑन द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। और बचा मेरा क्या, क्लिनिकल इंटरव्यूज़, दैट इज़ इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस। अलग अलग लोगों के अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंस पे जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, दैट इज़ क्लिनिकल इंटरव्यूज़। सो ए का क्या होगा, 4 होगा, ए का 4 होगा, बी का मेरा 1 होगा, ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रही है, ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात नहीं कर रही। मॉडर्न सोसाइटी मीन्स आजकल की जो सोसाइटी है। टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट इन नॉलेज, जैसे जैसे नॉलेज में एडवांसमेंट आ रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको अपना स्पीड भी बढ़ाना होगा, ऑब्वियस है। टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ें डिस्कवर करनी चाहिए, ये भी सही है। टू सिस्टमैटिकली एग्जामिन एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशन सोर्सेज विद ऑब्जेक्टिविटी, ये भी सही है कि सिस्टमैटिकली हमको किसी भी चीज़ को एग्जामिन करना और उस चीज़ को एनालाइज करना प्रॉपर कि सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विथ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स कि जिसमें कोई बायसनेस नहीं हो, जिसमें कोई पार्शियलिटी नहीं हो, इम्पार्शियल वे में हम एग्जामिन करें, ये भी सही है। थर्ड है मेरा, टू राइट अ क्रिटिक ऑन अर्लियर राइटिंग्स। इट मीन्स कि पुराने जो भी हमारे लिखे गए हैं, जो भी रिसर्च पेपर पब्लिश ऑलरेडी हो चुका है, उनके बारे में बुरा कहना, उनके बारे में क्रिटिक मतलब उनके बारे में बुराई करना, बुरा लिखना, तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें हमारी होनी चाहिए, दैट इज़ 1 2 एंड 4। सो 1 2 एंड 4, दिस ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा कि पुरानी राइटिंग पे हम किसी तरह का क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, क्रिटिसिज्म नहीं दे सकते, और बाकी सारी चीज़ें मेरी इंक्लूड होंगी। सो 1 2 एंड 4 द करेक्ट आंसर। अब आता है दिसंबर 2006 क्वेश्चंस। रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज बेसिक अप्लाइड एक्शन रिसर्च, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च, फिलोसफिकल हिस्टोरिकल सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे हमारे रिसर्च के टाइप्स हैं, जो कि मैंने अच्छे से करा दिया है। तीनों पार्ट 10-10 पर पार्ट 10 रिसर्च टाइप्स है, तो आप देख लेना, वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे होंगे। नेक्स्ट है, रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु। रिसर्च, एक पर्सन, कौन सा पर्सन है जो रिसर्च को कंडक्ट करेगा? हैव स्टडीड रिसर्च मेथोडोलॉजी,
hold a postgraduate degree, possesses thinking and reasoning ability, is a hard worker. So इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, possesses thinking and reasoning ability, has studied research methodology. अब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन, उसने रिसर्च पूरी पढ़ी ली, रिसर्च मेथोडोलॉजी पूरी पढ़ ली, लेकिन उसके पास वो थिंकिंग, वो कैपेबिलिटी, एबिलिटी है ही नहीं कि वो रिसर्च कर पाए, तो क्या कोई फ़ायदा होगा, कोई बेनिफिट होगा रिसर्च करने का? नहीं होगा। उसके पास पीजी की डिग्री है, पीजी की डिग्री तो बहुतों के पास है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप रिसर्च कर सकते हो। तो इसलिए इसका सूटेबल आंसर क्या होगा कि जिसके पास थिंकिंग और रीजनिंग कैपेबिलिटी हो, एबिलिटी हो कि वो कर पाए, वो चीज़ों को समझ पाए। तो रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय पर्सन हु पोसेसेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। ओके। टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस अ रिसर्चर यूजेस एनोवा। इसका मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊँगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। सो अभी के लिए आप इतना जान लो कि नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना रहता है तो रिसर्चर क्या यूज़ करता है? एनोवा टेस्ट। ओके, सो आज के लिए इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है। इसकी सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जितने भी पार्ट्स लगेंगे 2020 तक करने में, वो सारे मैं लेके आऊँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसके सेकेंड पार्ट में। सो टिल देन टेक केयर। और इसकी PDF टेलीग्राम पे डाल दूँगी और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं रिसर्च की प्लेलिस्ट डाल दूँगी। सो वो सारे वीडियोस आप देख लेना। वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस, रिसर्च टाइप्स, ऑब्जेक्टिव्स, सारा मैंने करा रखा है। ऑलमोस्ट 50%, सारा तो नहीं, 50% मैंने करा रखा है। सो आप उसका बेनिफिट उठाओ और वीडियोस देखो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके सेकेंड पार्ट में। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।